गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 12 विषय इतिहास पार्ट अपना तीसरा ही चल रहा है अभी, ठीक है। अब उसके आगे देखो, हम आज जो है अध्ययन करेंगे वो है शक शीतियन, दूसरी विदेशी जाति थी जो कि भारत में आई थी। इसके बारे में कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं। शीतियन जो थे ये शक मध्य एशिया से भारत आए थे। इनका निवास स्थान शीतिया था, इसलिए इनको क्या कहा गया, शीतियन इनको कहा गया। ये कुषाणों से पराजित होकर यहाँ आए थे। कुषाण वंश थे, कुषाणों से ये पराजित हुए वहाँ मध्य एशिया में। उसके बाद में इन्होंने जो है कुषाणों से हारे, लेकिन ये इन्होंने पार्थनियों को पराजित किया था। पार्थन एक दूसरी जाति थी, लिख देता हूँ यहाँ, पार्थियन। इन्होंने पार्थियनों को पराजित किया और काबुल के दर्रे से इन्होंने भारत में प्रवेश किया। भारत में इनकी 5 शाखाएं थी जो निम्न है, यहाँ पे लिखा हुआ है। 5 हमारे भारत में आने के बाद में ये 5 शाखाओं में विभक्त हो गए। पहली शाखा अफगानिस्तान में जिसकी राजधानी थी कपिसा, दूसरी शाखा पंजाब में जिसकी राजधानी लिखी हुई है तक्षशिला, और तीसरी मथुरा में इनकी शाखा स्थापित हुई। और यहाँ पे मथुरा में इन्होंने 2 शताब्दियों तक शासन किया था और इनकी राजधानी मथुरा ही थी। तो ये 3 शाखाओं के नाम लिखे हुए हैं, 2 शाखा के नाम वो लिखूंगा, शक शीतियन। ये मुख्य चीज़ें इनके बारे में, दूसरी विदेशी जाति थी। और ये मध्य एशिया में पश्चिमी चीन की एक जाति थी। पश्चिमी चीन, उस जाति का नाम था यूची। ये जाति थी। इस यूची ने इनको वहाँ से भगाया, पश्चिमी चीन से, मध्य एशिया से। वहाँ से फिर ये भारत आए। निवास स्थान शीतियन, कुषाणों से पराजित हुए, पार्थियनों को इन्होंने हराया। और ये इनकी 5 शाखाएं थी जो निम्न है यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। इनकी 2 शाखाओं के नाम लिख देता हूँ मैं, एक बार देख लीजिए, आप बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको। 3 शाखाओं के नाम, पहली शाखा अफगानिस्तान में, राजधानी कपिसा, दूसरी शाखा पंजाब में, राजधानी तक्षशिला, और तीसरी शाखा मथुरा में, जहाँ शक जो राजा थे या सम्राट थे, जहाँ इन्होंने 2 शताब्दियों तक शासन किया, और मथुरा इनकी राजधानी थी, ठीक है। अब इसके बाद में आगे हम बात करते हैं चौथी शाखा, और इनकी 5वीं शाखा कहाँ का थी। चौथी शाखा पश्चिम भारत में थी। चौथी शाखा पश्चिम भारत में, ठीक है। चौथी शाखा पश्चिम भारत में थी जिसकी राजधानी थी भाई उज्जैन। राजधानी को नाम भी लिखे हुए हैं, राजधानी उज्जैन। और 5वीं एवं अंतिम जो शाखा थी ऊपरी दक्कन, 5वीं शाखा ऊपरी दक्कन में स्थित थी, ऊपरी दक्कन, ठीक है, जिसकी राजधानी थी नासिक। ये दक्कन है। और इसकी राजधानी थी नासिक। तो ये हुई शक के बारे में, शकों के बारे में बात। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। ये मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। इनको पश्चिमी चीन की यूची जाति जो लिखा था मैंने, यूची जाति ने इनकी मातृभूमि मध्य एशिया से उखाड़ फेंका। तब इन्होंने अपना भाग्य भारत में आजमाने की इन्होंने कोशिश की, भाई चलो भारत में चलते हैं। यूनानियों के बाद भारत में मध्य एशिया से आने वाली दूसरी विदेशी जो थी, ये जनजाति थी, विदेशी जाति थी। पहले कौन थे, यूनान, और दूसरे नंबर पे आने वाले थे शक, ठीक है। इनका निवास स्थान शीतिया नामक प्रदेश था। वहाँ रहने के कारण ही इनको शीतियन कहा गया। पहली सदी ईस्वी पूर्व में बैक्टेरिया में यूनानी राज्यों के पराभव के समय कुषाणों से पराजित शक पार्थियानों को पराजित करते हुए बोलन दर्रे को पार करते हुए सिंधु घाटी और पश्चिमोत्तर भारत में घुस गए। भारत में शकों का प्रारंभिक राजनीतिक इतिहास धुंधला है, फिर भी यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि भारत में शकों की 5 शाखाएं थी जिन्होंने भारत में अपने अपने राज्य स्थापित किए थे।
पांचों शाखाओं के यहाँ पे नाम लिखे भी मैंने, ठीक है। शकों की विभिन्न शाखाओं से संबंधित सिक्के अन्य स्रोत उपलब्ध है जिनके माध्यम से हमें उनके इतिहास की जानकारी मिलती है। पहली शाखा अफगानिस्तान, राजधानी कपिसा। दूसरी शाखा पंजाब, राजधानी तक्षशिला। तीसरी शाखा मथुरा, जहां उन्होंने 2 शताब्दियों तक शासन किया। चौथी शाखा पश्चिम भारत में, जिसकी राजधानी उज्जैन। और पांचवी और अंतिम शाखा ऊपरी दक्कन में थी, जिसकी राजधानी कौन सी थी? नासिक, ठीक है। उत्तर पश्चिम भारत में शकों को अपने सैनिक अभियानों में न तो भारतीय शासकों का, न ही जनता का प्रतिरोध का कठोर सामना करना पड़ा। यहाँ जब वो आए थे तो यहाँ उनको जो है भारतीय कोई भी शासक या यहाँ की आम जनता से उनको प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा, यानी उन्होंने आसानी से अपने राज्य यहाँ पे स्थापित कर लिए। लेकिन भारतीय साहित्य और परंपरा में 56 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा शकों पर उसकी निर्णायक विजय का उल्लेख मिलता है। लेकिन विक्रमादित्य जो हुआ था, विक्रमादित्य सम्मत है, ये लिख रहा हूं यहाँ पे 56 ईसा पूर्व, यहाँ का सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को हराया। एवं 57 ईसा पूर्व से विक्रम संवत की स्थापना की। ये नोट कर लेना, 57 ईसा पूर्व से हमारे यहाँ विक्रम संवत की स्थापना हुई। विक्रम संवत की स्थापना करी थी विक्रमादित्य ने, ठीक है। तो हमारे यहाँ शक संवत भी चलता है, विक्रम संवत भी चलता है। इसके अलावा ईस्वी और सन, जैसे अभी 2020 चल रहा है, सन है, ठीक है। वैसे विक्रम संवत हमारा भारत का है, ठीक है। विक्रम संवत की स्थापना जो है विक्रमादित्य ने की। इसका उल्लेख मिलता है इतिहास में 56 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था, ठीक है। तो आगे देखिए, इस ऐतिहासिक विजय की स्मृति में 57 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ, जो भारतीय ज्योतिष गणना का प्रारंभिक स्रोत बना। शकों पर विक्रमादित्य की इस ऐतिहासिक विजय ने उसे अपनी प्रतिष्ठा एवं लोकप्रियता प्रदान की और विक्रमादित्य का नाम एक महान उपाधि में प्रतिष्ठित हो गया। प्रत्येक राजा इस उपाधि को धारण करने के लिए लालायित रहता था। प्रत्येक जो बाद के शासक हुए वो अपने नाम के आगे विक्रमादित्य की उपाधि जोड़ने लग गए। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले राजाओं में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त रहा। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। 5 शाखाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नासिक व उज्जैन की शाखा थी। मौलिक रूप से शक मध्य एशियाई रहने वाले थे। धीरे धीरे इन्होंने पश्चिमी भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। उज्जैन और नासिक के शक सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नासिक के शकों में सर्वप्रसिद्ध नहपान था, जिसने सातवाहनों को पराजित किया था। उसके बाद में 124 ईसा पूर्व में गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान का वध कर दिया था। जूनागढ़ के शिलालेखों में उसकी सैन्य सफलताओं और सुदर्शन झील की मरम्मत की जानकारी मिलती है। अब शक जो सम्राट की बात करते हैं, सबसे अधिक शक सम्राट जो कौन सा जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, उसका नाम था रुद्रदमन।
शक सम्राट रुद्रदामन ये हुआ था, इसके बारे में देखो। शक शासकों के वंशजों में जयदमन के पुत्र रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईसा पूर्व इसने शासन किया था। उज्जैन का शासक था, सबसे प्रख्यात था। ठीक है, भारत में स्थापित शक के विभिन्न राज्यों में से केवल पश्चिम भारत गुजरात में स्थापित शाखा का ही 4 सदियों तक शासन विद्यमान रहा। गुजरात के बंदरगांव से होने वाले विदेशी व्यापार ने इनको भारी आर्थिक समृद्धि प्रदान की। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के चलाए गए। यहाँ के शक शासकों में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त शासक रुद्रदामन था। इस विषय में उसकी जानकारी स्वयं के जूनागढ़ अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। रुद्रदामन के बारे में यहाँ लिख देता हूँ, इसकी जानकारी कौन सा अभिलेख था? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन के बारे में उसकी पूरी जानकारी मिलती है। उसका खुद का ही अभिलेख है। यह अभिलेख शक संवत 72 अर्थात 150 ईस्वी में लिखा गया। विदेशी होते हुए भी उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में इतना लंबा अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया। इससे ये बात साफ है कि रुद्रदामन ने संस्कृत को बढ़ावा दिया। वह इसी शिला पर उत्कीर्ण है जिस पर अशोक के 14 शिलालेखों का एक सेट और गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त को 2 लेख भी उत्तीर्ण है। यानी जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ने संस्कृत भाषा में लिखवाया। इससे पता चलता है कि उसने संस्कृत को बढ़ावा दिया। जहाँ ये अभिलेख जिस शिला पर उत्कीर्ण किया हुआ है, या शिला यानी चट्टान पे लिखा हुआ है, वहाँ पर अशोक के 14 शिलालेख उत्कीर्ण है और एक स्कंदगुप्त का शिलालेख भी वहाँ पे एक लेख स्कंदगुप्त का भी है। वहीं रुद्रदामन ने संस्कृत भाषा में ये अपना अभिलेख लिखवाया। आगे वाला पॉइंट आपको दिख रहा है सुदर्शन झील, इसका निर्माण एवं पुनरुद्धार या जीर्णोद्वार के सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था और उसके बाद में उसका पुनरुद्धार किसने करवाया था, इसके बारे में देखो। इसका निर्माण करवाया था मौर्य सम्राट। सबसे पहले हम निर्माण की बात कर लेते हैं। निर्माण करवाया था मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के गवर्नर पुष्यगुप्त। चंद्रगुप्त के गवर्नर ने पुष्यगुप्त ने, ठीक है, गिरनार के समीप करवाया और इसका पुनरुद्धार जो पुनर्निर्माण करवाया था, या जीर्णोद्वार लिख देता हूं, जीर्णोद्वार यानी वापस एक बार टूट गई थी तो इसका जीर्णोद्वार जो है वो करवाया था रुद्रदमन ने। रुद्रदमन ने इसका रुद्रदमन ने करवाया इसका जीर्णोद्वार। ठीक है, ये याद रखना, एक क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन आता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया और पुनर्निर्माण किसने करवाया। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदमन द्वारा सुदर्शन झील के जीर्णोद्वार के विषय में रुद्रदामन की उपलब्धियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसमें बताया गया है कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के गवर्नर पुष्यगुप्त ने गिरनार के समीप जन कल्याण हेतु सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। ये तो निर्माण तो इसने करवाया, ठीक है। अशोक के राज्यकाल में सिंचाई के लिए इसी झील से नहरें निकाली गई। अनेक शताब्दियों तक ये झील सौराष्ट्र के किसानों के लिए सिंचाई का महत्वपूर्ण स्रोत रही। रुद्रदामन के शासनकाल में अतिवृष्टि यानी भारी बारिश के कारण सुदर्शन झील का बांध टूट गया तथा उसमें दरार आ गई। इसका पुनर्निर्माण बहुत कठिन था, खर्चीला था, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होना था, किंतु रुद्रदामन ने प्रजा की भलाई के लिए और अपने सचिवों का विरोध होने के बावजूद भी उसने निजी कोष से विशाल धनराशि खर्च करके वापस इसका बांध का पुनर्निर्माण करवाया और इसके लिए उसने प्रजा से कोई कर भी नहीं लिया। तो ये मान सकते हैं कि प्रजा वत्सल शासक था, प्रजा हितैषी शासक था। ठीक है, तो उसने सुदर्शन झील के जीर्णोद्वार का एक कार्य सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर सुविशाख के द्वारा संपन्न कराया। उस समय जो उसका गवर्नर था वो विशाख था। रुद्रदामन के गवर्नर का नाम है विशाख। इसके माध्यम से उसने इसका जीर्णोद्वार करवाया। तो गिरनार की पहाड़ियों के पास में ये बांध बना हुआ है, सुदर्शन बांध, सुदर्शन झील के नाम से प्रसिद्ध है। निर्माण करवाया मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के गवर्नर पुष्यगुप्त ने और जीर्णोद्वार करवाया रुद्रदामन ने। अब हम बात करते हैं साम्राज्य विस्तार की। कि रुद्रदामन का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था।
जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन की विजयों का उल्लेख ऐसे मिलता है, उसने पूर्वी मालवा, अवंती, नर्मदा तट, उत्तरी काठियावाड़, उसकी राजधानी आनंदपुर, सौराष्ट्र, मरु, मारवाड़, कच्छ, सिंध, पूर्वी तट का प्रदेश, पश्चिम मध्य भारत का प्रदेश, उत्तरी कोंकण और अरावली पर्वतमाला के प्रदेश को जीता था। नासिक अभिलेख के अनुसार विजित प्रदेश गौतमी पुत्र सातकर्णी के थे, अतः निश्चित रूप से ये प्रदेश रुद्रदामन ने गौतमी पुत्र के किसी वंशज से छीने होंगे। जो भी हो, रुद्रदामन के साम्राज्य में सिंधु, सोवीर, मालवा, गुजरात, काठियावाड़, उत्तरी कोंकण, पश्चिमी राजस्थान और सिंध के प्रदेश उसमें शामिल थे। ये इसके प्रदेशों के नाम है जहाँ तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो जूनागढ़ लेख से रुद्रदामन के प्रशासन पर भी प्रकाश डलता है। ठीक है, पहले हम बात करता हूँ पेज नंबर 50 पे हम पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 50 शक शीचिन्हों के बारे में, और इसके बाद में शक शासक हुआ था रुद्रदामन, उसके बारे में, उसका साम्राज्य विस्तार। अब इसके शासन व्यवस्था के बारे में बात करें, उसका विशाल साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था, जिसका प्रशासन प्रांतीय शासकों के अधीन था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार सौराष्ट्र के प्रांतीय गवर्नर पहलव जातीय विशाख के द्वारा यहाँ पे था, वो विशाख उसके द्वारा संपन्न करवाया गया। राजा को राजकार्य में सहायता देने के लिए मंत्री परिषद थी। शासन प्रबंध में परामर्श देने वाले मंत्रियों को सचिव, राज आज्ञाओं को, नीतियों को क्रियान्वित करने वाले अधिकारियों को कर्म सचिव कहा जाता था। राजा की जो नीतियाँ होती थी उसको क्रियान्वित करने वाले जो व्यक्ति होते थे उनको कर्म सचिव के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं उसके व्यक्तित्व की, उसके चरित्र की, यानी उसकी उपलब्धियाँ। रुद्रदामन शक शासक 130 से 150 ईस्वी तक जिसने शासन किया, और जूनागढ़ अभिलेख जो उसका खुद का लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, और जूनागढ़ अभिलेख के माध्यम से उसने खुद के बारे में बताया है, खुद के साम्राज्य के बारे में बताया है। और सुदर्शन झील का जो बात कही गई है सुदर्शन झील की, वो भी जूनागढ़ अभिलेख में ही हमें उसकी जानकारी मिलती है। व्यक्तित्व, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के व्यक्तित्व के अनेक पक्षों को स्पष्ट करता है। इस लेख में उसके व्यक्तित्व का जो पक्ष सर्वाधिक उभरा है वह है उसकी जन कल्याण की भावना। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, यानी जन कल्याण की भावना थी, लोगों की भलाई के लिए कार्य करता था रुद्रदामन, और प्रजा वत्सल शासक था, प्रजा में लोकप्रिय शासक था। उसने अपने देखो प्रजा की भलाई के लिए, जब उसके सचिवों ने, मंत्रियों ने विरोध किया सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाने के लिए, लेकिन फिर भी उसने नहीं माना, और अपने राजकीय कोष में जितना भी धन था वो पूरा उस बांध का पुनर्निर्माण करने के लिए लगा दिया, और इसके लिए उसने जनता से कोई कर भी नहीं लिया। ठीक है, आगे देखिए, वह सदैव उच्च आदर्शों का पालन करने वाला था, सदैव शरणागत की रक्षा करने वाला, युद्ध के अतिरिक्त किसी का भी वध न करने की प्रतिज्ञा लेने वाला दयालु व्यक्ति था। उसने अपने प्रजाजनों को डाकुओं, जंगली पशुओं, रोगों से मुक्त किया। वह खुद एक कुशल सेनानायक और महान योद्धा था। वह शस्त्र व शास्त्र दोनों विद्याओं में पारंगत था। वह संगीत व शास्त्रों का ज्ञाता, संस्कृत व संस्कृति का रक्षक, काव्य शास्त्र का मर्मज्ञ, शब्दार्थ न्याय शास्त्र का ज्ञाता, हाथी, घोड़े, रथ आदि के संचालन, तलवार, ढाल, भाले आदि चलाने में निपुण योद्धा था। इन गुणों के साथ साथ वह एक शारीरिक सौंदर्य का स्वामी भी था। उसके बहुत से सिक्कों से पुष्टि होती है इस बात की कि वो दिखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर था रुद्रदामन। ठीक है, और इसी व्यक्तित्व के कारण उसने मार्ग सत्रप की उपाधि धारण की थी। लिख देता हूं यहाँ पे, इसे आप नोट कर लीजिएगा। उसकी उपाधि थी मां सत्रप रुद्रदमन की। ये उस मां सत्रप जो थी उसकी उपाधि थी त्रय है भाई यहाँ पे। ठीक है, ये उसकी उपाधि, उसने उपाधि धारण की। इसी प्रकार धारण किया जैसे पुष्यमित्र शुंग सम्राट होते हुए भी सेनापति कहा जाता रहा। उसका व्यक्तित्व इस बात का प्रमाण है कि रुद्रदामन उसके बाकी के जो शासक थे उनका लगभग भारतीयकरण हो चुका था। रुद्रदामन के बाकी के उत्तराधिकारी जो थे कमज़ोर निकले। ठीक है, और ज़्यादा दिनों तक उनका शासन नहीं टिक पाया, और उत्तराधिकारी के रूप में दामजात नाम आता है उसका। रुद्रदामन के बाद में उसका उत्तराधिकारी जो था
दामजाद का नाम कहीं कहीं इतिहास में वर्णित है, उसका उल्लेख मिल जाता है। तो ये बात हुई रुद्रदामन की, प्रजावत्सल शक शासक, ठीक है। प्रजा हितैषी शासक सुदर्शन झील के बारे में भी हमारी बात हुई, और उसका साम्राज्य विस्तार भी मैंने बताया, कहाँ कहाँ से उसका साम्राज्य विस्तार था, और उसका व्यक्तित्व, उसका चरित्र कैसा था, उसके बारे में हमारी जानकारी हुई, ठीक है। तो ये दूसरी जाति थी शक, शीतियन, मध्य एशिया, शीतिया से आए थे इसलिए इनको शीतियन भी कहते हैं। उससे पहले पश्चिमी चीन में एक यूची जाति थी, इन्होंने उनको वहाँ से जो है शकों को वहाँ से उखाड़ फेंका, फिर ये आए, कुषाणों ने इनको पराजित कर दिया, फिर ये जो है भारत में घुसे और 5 शाखाओं में इनका विभाजन हुआ। 5 शाखाओं के मैंने नाम आप लिखे हैं बोर्ड पे, आपने उतारे होंगे, और इनकी राजधानियाँ कहाँ कहाँ स्थापित थी। और शकों में हम जब बात करते हैं तो जूनागढ़ अभिलेख की बात आती है, याद रखना जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन ने स्वयं उत्कीर्ण करवाया था और संस्कृत भाषा में उत्तीर्ण करवाया था। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि वो प्रजावत्सल शासक था और संस्कृत भाषा को जो है बढ़ावा देने वाला, प्रोत्साहन देने वाला, आश्रय देने वाला शासक था, ठीक है। तो एक बार आप बोर्ड पे और देख लीजिए जो चीज़ लिखी हुई है बोर्ड पे, ऐसी कैसी आपको कॉपी में रुद्रदामन के बारे में उतार लेनी है। ऐसा कैसे उतारना आपको, इसके जो पहले पॉइंट्स लिखे हुए थे वो पॉइंट्स भी आपको उतार लेने हैं, जो पॉइंट है कॉपी में डायरेक्ट, और फिर इसका पूरा बेसिक जो है हमारा, पूरा बेसिक हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में आगे जो अब हमारा नेक्स्ट आएगा वो आएगा कुषाण जनजाति। कुषाण जनजाति में कनिष्क है, कनिष्क और कुषाणों के बारे में, ठीक है। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ मैं कुषाणों के बारे में। कुषाण ये शक हमारा हो गया, शक शीतियन, पश्चिमी चीन यूची, अब है कुषाण, कुषाण वंश। इसकी सामान्य जानकारी, पश्चिमी चीन में रहते थे, कान सू प्रांत में रहने वाली जाति से पश्चिमी चीन, पश्चिमी चीन, ठीक है, कानसू प्रांत, कानसू प्रांत में एक जनजाति रहती थी यूची। कानसू प्रांत क्षेत्र का नाम है और जाति थी वहाँ पे यूची। इस जाति से ये संबंधित थे कौन, कुषाण, ठीक है। ये वही यूची थी जिन्होंने शकों को वहाँ से भगाया था, ठीक है। 165 ईसा पूर्व में ये वहां से भागे, ईसा पूर्व में हूणों ने इनको यानी कुषाणों को अपनी मातृभूमि से खदेड़ दिया। 165 ईसा पूर्व में, ठीक है, इन्होंने खदेड़ा। उसके बाद में आक्सस नदी घाटी के बैक्टीरिया नामक स्थान पे आए। आक्सस नदी घाटी है, आक्सस नदी घाटी के तो कुषाणों के बारे में सामान्य जानकारी दूंगा आज, क्योंकि इस वीडियो में हमने शकों के बारे में पढ़ा, मध्य एशिया से आई हुई दूसरी और एक तीसरी विदेशी जाति थी जो भी भारत में आए थे, कुषाण वंश। पश्चिमी चीन में ये रहते थे। वहाँ पश्चिमी चीन में कानसू प्रांत क्षेत्र है, वहाँ रहते थे। वहाँ यूची जाति थी, यूची जाति से संबंधित थे कुषाण। 165 ईसा पूर्व में हूणों ने जो है कुषाणों को वहाँ से
भगा दिया, खदेड़ दिया मातृभूमि से। उसके बाद वहाँ से होते हुए ऑक्सस नदी घाटी के ये बैक्टीरिया स्थान पे आकर उन्होंने अपना डेरा जमाया कुषाणों ने, ठीक है। और उसके बाद में ये ताइया नामक स्थान पे आए, उसमें शकों का शासन था। यूची जाति ने शकों को परास्त कर बैक्टीरिया पर अपना अधिकार कर लिया। यहीं पर रहते हुए यूची 5 शाखाओं में विभक्त हो गए। ये 5 शाखाएं थी, जैसे शकों की 5 शाखाएं थी, इनकी भी 5 शाखाएं थी। इन शाखाओं में कुषाण जो शाखा थी वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थी। उसने शेष चारों शाखाओं पर विजय प्राप्त करके उनके राज्य को भी अपने राज्य में मिला लिया। इसी कारण यूची के स्थान पर कुषाण शब्द का प्रयोग होने लगा और कुषाण वंश का संस्थापक था कजूल कैडफिसिस। ये भी नोट कर लो भाई। लास्ट, कुषाण वंश का संस्थापक जो था उसका नाम था कजूल कैडफिसिस। ये कुषाण वंश के संस्थापक का नाम था, ठीक है। अब बाकी जो है कुषाण वंश के बारे में और भी जो जानकारी है वो नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में मैं आपको कुषाण वंश का पूरा सार गर्भित हम विस्तार से उसका अध्ययन कर लेंगे। ओके, धन्यवाद।